नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कल की क्लास से अध्याय 12 की क्लास शुरू कर दी थी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। आप सभी लोगों के कमेंट प्राप्त हुए, इतने लंबे समय बाद वीडियो आई और आप सभी लोगों के कमेंट प्राप्त हुए। यह जानकर अच्छा लगा कि आपको क्लास पसंद आ रही हैं और आप अभी भी रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं धारा 205 के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास की पहली धारा है धारा 205। यह धारा थोड़ी बड़ी है, इसको समझने का प्रयास हम करेंगे। धारा 205 में दिया गया है, अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगरपालिका द्वारा कैसे व किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा। तो यह इस धारा की हेडिंग हो गई है। अब इस धारा का पॉइंट नंबर 1, इसे हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस धारा में पहला पॉइंट है, किसी भूमि या भवन का स्वामी या अधिभोगी नगरपालिका को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह अपने भवन की नाली को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में होकर नाली बनाने के अलावा उससे नगरपालिका की नाली से संसक्त नहीं कर सकता है, जोड़ नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका अन्य व्यक्ति को ऐसे आवेदन के संबंध में कोई आक्षेप करने का उचित अवसर प्रदान करेगी। यदि कोई आक्षेप ना किया जाए या नगरपालिका की राय में कोई अपर्याप्त आक्षेप हो तो उस स्थिति में क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आप इस धारा के अर्थ को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भवन है, मान लीजिए उस भवन को हम ए भवन मान के चल रहे हैं। तो जो भवन है, तो इस भवन का जो स्वामी और अधिभोगी है, ये अपने भवन की नालियां बनाना चाहता है और नाली बनाकर उनको नगरपालिका की नाली से जोड़ना चाहता है, जैसे कि हमने कल की क्लास की धाराओं में इसके बारे में पढ़ा था। तो जब भवन ए के लिए जो नाली का मार्ग निकलेगा, जो नगरपालिका की नाली तक जाएगा, वह मार्ग किसी भी दिशा में उसके पास अवेलेबल नहीं है। जिस दिशा में नगरपालिका की नाली अवेलेबल है या जहाँ से जोड़ा जा सकता है, वहाँ भी रास्ते में बी व्यक्ति का भवन या भूमि उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ए, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भवन का स्वामी या अधिभोगी नगरपालिका को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे, तो यह व्यक्ति जो ए है वह नगरपालिका को यह साबित करेगा कि वह अपने भवन की नाली को किसी भी दिशा में नगरपालिका की नाली से नहीं जोड़ सकता है। केवल एक ही कंडीशन उसके पास शेष है कि वह बी व्यक्ति के भवन या भूमि के अंदर होकर या भूमि के नीचे से या भूमि के साइड में से कहीं से भी रास्ता लेकर के उस नाली को नगरपालिका की नाली से जोड़ सकता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो नगरपालिका उसकी जांच करेगी और नगरपालिका को जब लगेगा कि यह व्यक्ति ए सही कह रहा है, वह नाली को नगरपालिका की नाली से नहीं जोड़ सकता है, केवल एक ही स्थिति है कि वह बी व्यक्ति की भूमि में से होकर अपनी नाली को निकाले और नगरपालिका की नाली से जोड़ दे। तो इस स्थिति में नगरपालिका जो व्यक्ति ए के द्वारा आवेदन किया गया है उसके संबंध में व्यक्ति बी को जानकारी प्रस्तुत करेगी और बी व्यक्ति को उचित समय देगी कि वह किसी भी प्रकार का आक्षेप है तो उसको प्रस्तुत कर सकता है। आक्षेप से तात्पर्य हो जाएगा कि बी व्यक्ति को कोई भी समस्या है, यदि ए व्यक्ति उसकी भूमि में से नाली निकाले तो उसको कोई भी समस्या है तो नगरपालिका को बताए। यदि बी व्यक्ति कोई भी आक्षेप नहीं करता है तो कोई बात ही नहीं है। यदि कोई आक्षेप करे और वह नगरपालिका की राय में अपर्याप्त हो तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका क्या करेगी, एक लिखित आदेश देगी और वह लिखित आदेश देगी व्यक्ति ए को और उसको लिखित आदेश में बताएगी कि ए अपने भवन की नाली को बी व्यक्ति के भूमि में से होकर नाली को निकाल सकता है। अब वहाँ कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है उस भूमि के ऊपर से या भूमि के नीचे से नाली निकाली जाए और यहाँ शर्त यह रखी जाएगी कि जो व्यक्ति ए है वो व्यक्ति बी को नाली निकालने के लिए या तो कोई किराया या प्रतिकर का संदाय करेगा और समय समय पर जो नाली व्यक्ति बी की भूमियों से निकाली गई है उसकी समय समय पर मरम्मत कराएगा, साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखेगा
और यह जिम्मेदारी व्यक्ति ए की होगी। ऐसा आदेश नगर पालिका के द्वारा व्यक्ति ए को दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह उदाहरण आपको समझ में आया होगा। आगे की कुछ धाराएं भी इसी से जुड़ी हुई हैं। बाकी अभी धारा 205 में भी 2 पॉइंट शेष रह गए हैं। आगे धारा 205 में दिया है कि नगर पालिका लिखित आदेश द्वारा प्रथम वर्णित स्वामी या अधिभोगी, और उदाहरण के तौर पर समझें तो व्यक्ति ए को अपने भवन की नाली उक्त भूमि में से, अर्थात जो व्यक्ति बी है उसकी भूमि में से होकर या उसके नीचे से नगर पालिका की नाली में ले जाने के लिए किराया या प्रतिकर के संदाय के विषय में तथा उक्त नाली के रखरखाव, मरम्मत, सफाई आदि के उत्तरदायित्व के बारे में प्राधिकृत करेगी। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा कि नगर पालिका जो लिखित आदेश दे रही है व्यक्ति ए को, उसमें वह किराया या संदाय के बारे में बताएगी तथा उस नाली के रखरखाव, मरम्मत की जो भी उत्तरदायित्व होंगे व्यक्ति ए के, उसके बारे में व्यक्ति ए को बताएगी। धारा 205 में दूसरा पॉइंट है, ऐसे आदेश के बाद व्यक्ति ए प्रतिकर या किराया संदाय करने के बाद आदेश में विनिर्दिष्ट भूमि पर सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य अपने सहायकों व कर्मकारों के साथ प्रवेश करने का लिखित नोटिस देने के पश्चात ऐसे सभी कार्य निष्पादित करने के लिए पूर्ण प्राधिकार होगा। और वह कार्य क्या क्या होंगे? तो पहला है आदेश द्वारा प्राधिकृत नाली के संनिर्माण कराने के लिए, और दूसरा है उक्त नाली के रखरखाव, सफाई, मरम्मत आदि के उत्तरदायित्व का निर्वहन। अब दूसरे पॉइंट का अर्थ आप समझिए। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जो व्यक्ति ए है वह सबसे पहले किराया और प्रतिकर का संदाय व्यक्ति बी को करेगा, और किराया और प्रतिकर संदाय करने के बाद जिस भूमि पर नाली बनाई जानी है उस भूमि पर सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य, अर्थात दिन के समय में वह अपने सहायकों व कर्मकारों के साथ प्रवेश कर सकता है, और प्रवेश करने से पहले उसे लिखित नोटिस देना होगा। और जब लिखित नोटिस वो दे देगा ए व्यक्ति बी को और नगर पालिका को, तो उसके बाद वह व्यक्ति नाली का निर्माण कराने के लिए और उस नाली के रखरखाव इत्यादि के लिए प्रवेश कर सकता है उस भूमि पर। तो यह धारा 205 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 206, जिसमें बताया गया है संकर्म किस प्रकार किया जाना है। अब इस धारा में यह बताया गया है कि धारा 205 के अधीन यदि कोई व्यक्ति नाली बनवाता है तो वह संकर्म किस प्रकार किया जाएगा, उसके बारे में इस धारा में बताया गया है। तो इस धारा में आप देखिए, धारा 205 के अधीन कोई संकर्म इस प्रकार किया जाएगा जिससे नुकसान यथासंभव कम हो और भवन का स्वामी अर्थात व्यक्ति ए संकर्म को अविलंब निष्पादित करवाएगा, अर्थात जो व्यक्ति ए है, जो व्यक्ति बी की भूमि में नाली का निर्माण करवा रहा है, वह उस कार्य को तुरंत और शीघ्र निष्पादित करवाएगा। और दूसरा पॉइंट है, संकर्म के निष्पादन में खोले गए, तोड़े गए या हटाए गए भाग को अपने खर्चे पर अविलंब पूर्व दशा में लाएगा, अर्थात यदि व्यक्ति ए के द्वारा जब नाली का निर्माण किया जा रहा है तो उसके कारण व्यक्ति बी को जो भी नुकसान होगा या उसकी भूमि या भवन में से जिस हिस्से को हटाया गया है, तोड़ा गया है, उस सबकी नुकसान की भरपाई व्यक्ति ए अपने खर्चे पर करवाएगा और उन्हें पूर्व दशा में लाएगा, अर्थात वह जिस स्थिति में पहले थे उस स्थिति में पुनः उनको लाएगा। आगे तीसरा पॉइंट दिया गया है, यदि व्यक्ति बी को संकर्म के निष्पादन से नुकसान पहुंचे तो प्रतिकार अर्थात कंपनसेशन देगा। तो यदि व्यक्ति बी को कोई नुकसान होता है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति ए उसकी भूमि या भवन से नाली लेकर जा रहा है और उसके भवन को किसी प्रकार का नुकसान होता है या अन्य किसी भी प्रकार का नुकसान होता है व्यक्ति बी को, तो व्यक्ति ए उस व्यक्ति बी को नुकसान का संदाय करेगा, अर्थात जो भी नुकसान होगा उसकी जो भी राशि होगी उसका भुगतान व्यक्ति ए को करना पड़ेगा। तो यह धारा 206 के अंदर दिया गया है और इसमें यह क्या है पहले पॉइंट में कि कोशिश ये की जाए कि नुकसान कम से कम होना चाहिए। तो यह धारा 206 के अंदर दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको धारा 206 भी समझ में आई होगी। उदाहरण के माध्यम से इसको समझना काफ़ी आसान हो गया है और ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगली धारा है
धारा 207, जिसमें बताया गया है जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार। अब इस धारा को एक बार आप समझिए। इस धारा में उस भूमि के बारे में बात की गई है जिस भूमि पर से नाली ले जाई गई है, अर्थात व्यक्ति बी की वह भूमि जिस पर व्यक्ति ए के भवन की नाली ले जाई गई है। तो यदि व्यक्ति बी अब उस भूमि पर भवन का निर्माण करना चाहता है तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे उसके बारे में इस धारा में बताया गया है। इस धारा में हम देखते हैं ऐसी भूमि जिस पर धारा 205 के तहत नाली का निर्माण किया गया है और उस भूमि पर पहले कोई निर्माण नहीं था, लेकिन किसी पश्चातवर्ती समय में भूमि का स्वामी भवन का निर्माण करना चाहता है और नगरपालिका यदि ऐसे भवन निर्माण को मंजूरी देती है तो व्यक्ति ए जिसके फायदे के लिए नाली बनाई गई थी को नगरपालिका नाली बंद करने, उसकी दिशा बदलने, नाली को हटाने, पुनः भूमि को पूर्व दशा में लाने के लिए लिखित आदेश देगी। और दूसरा पॉइंट है कि भवन निर्माण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति अर्थात व्यक्ति बी को लिखित नोटिस देकर यह अपेक्षा करेगी कि वह नाली को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण के ब्यौरे में ऐसे परिवर्तन कर ले जो नगरपालिका नाली को सशक्त रखने के लिए आवश्यक हों। अब इस धारा को आप समझिए। सबसे पहले बात करी जा रही है उस भूमि के बारे में जिस पर पहले कोई निर्माण कार्य नहीं था और वह भूमि किसकी थी? वह भूमि व्यक्ति बी की थी जिस पर धारा 205 के तहत नाली का निर्माण किया गया था। अब बाद में किसी समय पर ऐसा होता है कि व्यक्ति बी जिसकी भूमि थी वह उस भूमि पर भवन का निर्माण करना चाहता है और यदि नगरपालिका उस भवन के निर्माण के लिए मंजूरी दे देती है तो उस स्थिति में क्या होगा उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो सबसे पहले जब व्यक्ति बी भवन का निर्माण करना चाहेगा तो व्यक्ति बी यह चाहेगा कि जो नाली उसकी भूमि पर से निकल रही है उसे हटाया जाए। तो इसके संबंध में सबसे पहले नगरपालिका व्यक्ति ए को एक लिखित नोटिस भेजेगी और उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह नाली जो उसके फायदे के लिए बनाई गई थी उस नाली को हटा ले या नाली को बंद कर ले और जो भूमि थी उसको पुनः वापस उसी स्थिति में उसी दशा में लाए जिस दशा में वह पहले थी। तो इसके संबंध में व्यक्ति ए को नोटिस दिया जाएगा और साथ ही साथ व्यक्ति बी यानी कि जो व्यक्ति उस भूमि पर भवन का निर्माण करना चाहता है उस व्यक्ति को भी एक लिखित नोटिस दिया जाएगा और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह नाली को ध्यान में रखते हुए अर्थात व्यक्ति बी से यह कहा जाएगा कि जो नाली उसके भवन या भूमि के नीचे से निकल रही है वह उसको ध्यान में रखते हुए अपने जिस भवन का निर्माण कराना चाह रहा है उसके ब्यौरे में अर्थात नक्शे इत्यादि में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन कर ले जिससे व्यक्ति ए की जो नाली निकल के जा रही है उसमें उसे बंद ना करना पड़े और उसे हटाना ना पड़े और कुछ व्यवस्था इस प्रकार की हो जाए कि व्यक्ति ए की भी नाली नगरपालिका की नाली से जुड़ी रहे। तो इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्ति बी से की जाएगी कि वे अपने भवन के निर्माण के नक्शे में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर ले। तो यह धारा 207 के अंदर बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको धारा 205, 206 और 207 तीनों धाराएं आपको समझ में आई होंगी। अगली धारा है धारा 208 जिसमें शौचालयों आदि की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है नगरपालिका किसी भवन या भूमि पर शौचालयों के निर्माण और विद्यमान शौचालयों को फ्लश शौचालयों से प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा भवन के स्वामियों को लिखित नोटिस देकर कर सकेगी। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि नगरपालिका क्षेत्र में जो भवन और भूमियां हैं और नगरपालिका की राय में यदि वहां शौचालय इत्यादि की व्यवस्था नहीं है तो नगरपालिका नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकती है कि वहां शौचालय इत्यादि का निर्माण किया जाए और जहां पहले से शौचालय है तो वहां नगरपालिका यह अपेक्षा कर सकती है कि वहां फ्लश पद्धति से जो शौचालय हैं उनसे उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाए और नगरपालिका शौचालय इत्यादि की संख्या को बढ़ाने के लिए भी नोटिस दे सकती है। दूसरा पॉइंट है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो 20 से अधिक कर्मकारों श्रमिकों को नियोजित करते हों या बाजार विद्यालय नाट्यशाला के स्वामी या प्रबंधक हों से नगरपालिका
लिखित नोटिस देकर लैट बाथ की व्यवस्था करने और उनके रखरखाव करने का निर्देश देगी। अब दूसरे पॉइंट का अर्थ आप समझिए। यहाँ बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधीन 20 या उससे अधिक लोग कार्य कर रहे हों, या फिर हो सकता है कोई बाजार, नाट्यशाला, विद्यालय या अन्य इसी प्रकार की कोई संस्था हो, तो उनके स्वामी या प्रबंधकों को नगरपालिका यह निर्देश देगी कि वह अपने उस संस्था में या जो भी स्थान है जहां 20 से अधिक कर्मकार नियोजित हों, वहां शौचालय और बाथरूम इत्यादि की व्यवस्था करवाए और उनके रखरखाव के संबंध में भी नगरपालिका निर्देश देगी। तीसरा पॉइंट है, शौचालयों को पर्याप्त छत, दीवार, घेरे द्वारा बंद हो ऐसा निर्देश देगी। तीसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि कोई शौचालय इत्यादि है जो किसी मार्ग में इस प्रकार से स्थित है कि आने जाने वाले लोगों को वहां दिखता है और उसकी पर्याप्त रूप से उसकी छत नहीं है, उसकी घेराबंदी नहीं की गई है, उसकी दीवार इत्यादि नहीं है, तो इसके संबंध में भी नगरपालिका उस शौचालय के स्वामी को निर्देश दे सकती है कि वह शौचालय को पर्याप्त छत से ढके, उसकी दीवार इत्यादि का निर्माण कराए, उसको घेराबंदी इत्यादि करवाए। और चौथा जो पॉइंट है कि शौचालय से विष्ठा आदि को नाली में बहाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात आपको शौचालय के लिए उपयुक्त रूप में उसका निकास करना होगा, किसी नाली इत्यादि में बहाने की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। और पांचवा पॉइंट है कि उल्लंघन करने पर कम से कम 1 माह, अधिकतम 2 माह का सादा कारावास तथा 2000 रुपये मिनिमम और अधिकतम 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का उल्लंघन करते हैं तो उस व्यक्ति पर उल्लंघन करने पर 1 से 2 माह का कारावास और 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगली धारा है धारा 209, जिसमें बताया गया है कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में लैट बाथ का निर्माण, अर्थात जो भी सार्वजनिक स्थान हैं उन पर लैट्रिन और बाथरूम के निर्माण के बारे में धारा 209 के अंदर बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, विश्राम गृह, सभा भवन, पार्क आदि में लैट बाथ के निर्माण के लिए नगरपालिका निर्देश देगी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी उनकी स्वच्छता आदि में महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था आदि के संबंध में निर्देश दे सकता है। अब इस लाइन का अर्थ यह हो जाएगा कि जितने भी आपके सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे वो पार्क हों, सभा भवन हों, क्लब हों, रेस्टोरेंट, होटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, इन सभी में लैट बाथ की व्यवस्था के लिए नगरपालिका निर्देश दे सकती है और जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा वह स्वच्छता आदि के संबंध में निर्देश दे सकता है तथा महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाने के संबंध में भी निर्देश दे सकता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। दूसरा पॉइंट है, ऐसे स्थानों के प्रबंधन मुख्य नगरपालिका अधिकारी के इस संबंध में दिए गए निर्देश का पालन करने के लिए आबद्ध होंगे, अर्थात जिन स्थानों की हम बात कर रहे हैं जैसे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, विश्राम गृह, होटल, सभा भवन इत्यादि, तो इनका जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इन संस्थाओं को संभाल रहा होगा या उसको मैनेज कर रहा होगा, तो उस मैनेजमेंट को जो भी निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा दिए जाएंगे तो वह प्रबंधन और मैनेजमेंट उन निर्देश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा, अर्थात उसके लिए उन आदेश का पालन करना बाध्यकारी होगा। तीसरा पॉइंट है, ऐसे स्थानों के प्रभारी 2 सिद्धि पर जुर्माना जो 10,000 से कम का नहीं होगा, किंतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशों या निर्देशों के अनुपालन के मामले में 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो इन स्थानों का प्रभारी है नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और जो जुर्माना लगाया जाएगा वह 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा। आगे इस पॉइंट में यह भी दिया गया है कि यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने कोई निर्देश दिया और उसका अनुपालन नहीं किया गया उस प्रबंधन के द्वारा या उन स्थानों के प्रभारी के द्वारा, तो जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 20,000 तक किया जा सकता है। अगली धारा है धारा 210, जिसमें शौचालय आदि में परिवर्तन करने, उसकी मरम्मत करने और उनको ठीक दिशा में रखने के खर्चे के बारे में बात की गई है। तो इस धारा के पहले पॉइंट में बताया गया है, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर जो भी नालियां, शौचालय, नलकूप आदि हैं जो नगरपालिका के खर्चे से नहीं बने हैं, किसी निजी व्यक्ति के हों, तो उनके रखरखाव, मरम्मत आदि का खर्चा व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि उन्हें ठीक दिशा में रखा जाए और उनका
उचित प्रकार से रखरखाव किया जाए और उसका सभी खर्चा किसी निजी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। अर्थात जो भी शौचालय, नालियाँ इत्यादि हैं, वह यदि किसी निजी व्यक्ति की हैं तो उनकी मरम्मत इत्यादि का खर्चा भी वह व्यक्ति स्वयं करेगा। नगर पालिका इसके संबंध में नोटिस भी दे सकती है कि उचित प्रकार से उनका रखरखाव, मरम्मत इत्यादि की जाए। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई शौचालय, नलकूप नगर पालिका की राय में न्यूसेंस अर्थात लोक बाधा का कारण हो, समुचित प्रकार से रखरखाव नहीं किया जाता हो, तो उसे तोड़ने या बंद करने की अपेक्षा नगर पालिका कर सकेगी। यानी आपके नगर पालिका क्षेत्र में यदि कोई भी ऐसा शौचालय, नलकूप इत्यादि है जो नगर पालिका को ऐसा प्रतीत हो कि यह सही प्रकार से इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है या यह उस स्थिति में नहीं है या फिर न्यूसेंस अर्थात लोक बाधा का कारण है, उसके कारण से जनता को परेशानी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस शौचालय या नलकूप को तोड़ने का और बंद करने का निर्देश दे सकती है। तो यह धारा 210 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास की सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।